हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सैटरडे है। जनरली सैटरडे को एडिटोरियल रीडिंग क्लास हम नहीं करते हैं, लेकिन इस वीक कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी छुट्टियां पिछले वीक में हमने करनी पड़ी। चलिए शुरू करेंगे। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल है पोस्टल बैलेट या रिमोट वोटिंग पे लिखा हुआ है। ये आर्टिकल आपको बताएगा कि कैसे इंडिया से बाहर रहने वाले जो NRIs हैं आने वाले वक्त में वोट कर पाएंगे लोकसभा विधानसभा के चुनावों में। चलिए शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, 5 नहीं है इनफैक्ट 6 क्वेश्चंस हैं। मन से आर्टिकल को पढ़ो और इन चीज़ों को सीखोगे, इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। क्लास के लास्ट में इनके सॉल्यूशंस करवाता हूँ। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी रिमोट वोटिंग। देखिए, वोटिंग का मतलब होता है मतदान और रिमोट का मतलब होता है दूर दराज से। दूर दराज से कह रहे अब दूर दराज से भी लोग मतदान कर सकेंगे। ऐसे लोग जो इंडिया से बाहर रहते हैं लेकिन इंडियंस हैं, वो भी वहीं बैठे बैठे चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। अब इस रिमोट वर्ड पे फिर से मैं आऊँगा, पहले पूरा टाइटल देख लेते हैं। बात की जा रही है ऑन पोस्टल बैलेट फॉर NRIs। कह रहे बात हो रही है पोस्टल बैलेट की। अब ये पोस्टल बैलेट क्या हुआ? देखो, ये एक ऐसा बैलेट है, ये एक ऐसा वोट है जो पोस्ट के जरिए भेजा जाएगा, डाक के जरिए। कह रहे अब NRIs के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा होनी चाहिए या होने वाली है। ये लोग अपना वोट एक कागज़ पे लिखेंगे, पोस्ट कार्ड पे या किसी भी चीज़ पे, और लिख करके उसको डाकिए के थ्रू सरकार तक भेज देंगे इंडिया के अंदर। चलो, अब ये NRIs कौन है फटाफट से देख लेते हैं। NRI की फुल फॉर्म होती है नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ऐसे लोग जो इंडियंस तो हैं, इंडिया का पासपोर्ट तो होल्ड करते हैं, यहाँ का इलेक्शन कार्ड भी बना हुआ है, लेकिन रहते इंडिया के बाहर हैं। पढ़ने के लिए, व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए किसी और देश में गए हैं। इंडियन सिटीजनशिप को अभी भी इन्होंने सरेंडर नहीं किया है। आई बात समझ में? NRIs। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस बैलेट नाम के वर्ड पर नज़र डालो। बैलेट का मतलब होता है वोट यानी कि पोल, आपका मत। इलेक्शन का मतलब होता है वोटिंग यानी कि पोलिंग यानी कि मतदान। इलेक्शन में बैलेट का काम होता है ना। फिर एक अगला वर्ड है इलेक्टर या इलेक्ट्रेट। इसका मतलब होता है वोटर या ग्रुप ऑफ वोटर्स। मान लीजिए ये कॉलोनी है, यहाँ पे 1000 वोटर्स रहते हैं, तो मैं बोल दूंगा कि 1000 इलेक्टर्स यानी 1000 वोटर्स इस कॉलोनी में रहते हैं। और इन हज़ारों लोगों के ग्रुप को एक साथ अगर बताना हो तो मैं बोलूँगा इलेक्ट्रेट है इस कॉलोनी में 1000 लोगों का। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रेट मतलब ग्रुप ऑफ वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। चलिए लास्ट वन वर्ड हमारे पास, द राइट टू वोट, मतदान का अधिकार। सभी लोग एक बार कोशिश करो, मतदान के अधिकार के लिए कौन सा वन वर्ड आपको याद है? 2 वन वर्ड्स हैं, जितने याद आते हैं एक बार याद करो, फिर मैं करवा देता हूँ। चलो जी, पहला वन वर्ड है मतदान के अधिकार के लिए अडल्ट, अडल्ट सफरेज। और दूसरा वन वर्ड है इसके लिए अडल्ट, अडल्ट फ्रेंचाइज। ये दोनों आप एग्जाम्स में देखोगे, एडल्ट सफरेज, एडल्ट फ्रेंचाइज, द राइट टू वोट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। सारे वर्ड्स आपके दिमाग में बैठने चाहिए। चलो अब आएंगे इस रिमोट नाम के वर्ड पे। रिमोट का मतलब होता है दूर दराज का एरिया, इसलिए आपने एक फ्रेज सुना होगा इंग्लिश में, रिमोट एरिया। ऐसा एरिया जो शहर से बहुत दूर है, जहाँ पे सड़कें, पानी, बिजली अभी तक ठीक से पहुँच नहीं पाई है। अब ये रिमोट एरियाज़ के लिए भी एक वन वर्ड होता है। एक बार मैं आपको मौका दूंगा, सबको करवा चुका हूँ, एक बार कोशिश करो। मुझे तो आता है ना, आपको आना चाहिए। कोशिश करके बताओ रिमोट एरिया के लिए कौन सा वन वर्ड यूज़ करते हैं। हिंट दे दूँ, लास्ट में उसका आता है लैंड। चलो जी, ये वन वर्ड होता है हिंटरलैंड। सुना सभी ने है, बस वक्त पे याद नहीं आया है ना। हिंटरलैंड का मतलब है रिमोट एरियाज। चलो अभी टाइटल के जो है इसके आर्टिकल के टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी शोल्डर टर्म ओवरसीज माइग्रेंट्स शुड बी एबल टू अवेल द पोस्टल बैलेट सिस्टम। कह रहे हैं जी ऐसे माइग्रेंट्स, ऐसे NRIs, ऐसे इमिग्रेंट्स जो भारत से बाहर गए हुए हैं, और कहाँ गए हुए हैं? ओवरसीज़, दूसरी कंट्रीज़ में। ओवरसीज़ मतलब फॉरेन। और किस लिए गए हैं? शॉर्ट टर्म के लिए गए हैं, 2, 3, 4 साल के लिए गए हैं, पढ़ाई करके वापस आ जाएंगे। कह रहा है ऐसे जो माइग्रेंट्स है ना, ये एबल होने चाहिए, इनको ये इस काम की फैसिलिटी, सहूलियत मिलनी चाहिए। और क्या करने की? अवेल करने की, फ़ायदा उठाने की पोस्टल बैलेट सिस्टम को। ऐसा सिस्टम जिसमें अपना बैलेट, अपना वोट ये पोस्ट के जरिए सरकार तक भेज पाएँ। आगे बात समझ में?
माइग्रेंट्स आपका सब्जेक्ट है, शुड बी इसकी वर्ब है। माइग्रेंट का मतलब होता है भारत से बाहर रहने वाला या किसी भी कंट्री से जो बाहर चला गया हो। इसको इमिग्रेंट और डायस्पोरा भी बोलते हैं। ये डायस्पोरा वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, थोड़ा एडवांस वर्ड है डायस्पोरा, है ना। जैसे भारत से बहुत सारे सिख्स जो हैं कनाडा में रहते हैं, तो वो सिख डायस्पोरा है इंडिया की, है ना। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की सारी वोकैबुलरी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। उसी के साथ में अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप के ऊपर इंग्लिश सेक्शन किसी भी एग्ज़ाम का आप कवर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में रखा हुआ है। आपको 3 कोर्सेज मिलेंगे ऐप पे। राइटिंग का कोर्स मिलेगा, बैंकिंग का कोर्स मिलेगा और साथ में SSC का। राइटिंग कोर्स के अंदर आपको लिखना सिखाया गया है बिल्कुल बेसिक से, किसी भी एग्जाम के लिए एसे, समरी, रिपोर्ट, प्रेसी, है ना, ये सारा काम आप कर सकते हो बहुत आसानी से 60 to 80 आवर्स के अंदर। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का मिक्सचर है राइटिंग के कोर्स में। SSC कोर्स में और बैंकिंग कोर्स में सारा सिलेबस कवर्ड है दोनों एग्जाम्स का। बैंकिंग के अंदर प्रीलिम्स मेंस, क्लरिकल PO, और SSC के अंदर ऑल SSC एग्जाम्स, प्रीलिम्स एंड मेंस। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज से रिलेटेड, ये नंबर है टीम का, आप इस पर बात कर सकते हैं व्हाट्सअप करके। कोर्सेज को लास्ट के 15-20 दिनों में मत लिया करो, पहले जब टाइम होता है ना तभी कोर्स लेने का फ़ायदा लेना चाहिए। ऑलराइट, अपनी वोकैब शीट है। सब्सटेंशियल से आज हमें शुरू करना है। जॉपर्डी तक हमने कल लास्ट में पढ़ा था। सब्सटेंशियल मतलब जो नोटिसेबल या साइजेबल हो, जो कंसीडरेबल हो, ऐसी चीज़ जो आकार में बहुत बड़ी हो, जिसको नज़रअंदाज ना किया जा सकता हो, नोटिस करना उसको आपको पड़े ही पड़े, नोटिसेबल हो। द इफ़ेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन्स हैव बिन सब्सटेंशियल। लॉकडाउन्स के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सब्सटेंशियल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, नज़रअंदाज करने लायक बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, काफ़ी नोटिसेबल हैं। समझ में आ गया इस वर्ड, ये आर्टिकल में देखेंगे सब्सटेंशियल। अब सब्सटेंशियल के साथ में सब्सटेंटिव वर्ड को मैं ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि सब्सटेंशियल और सब्सटेंटिव दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है, देखने में एक जैसे हैं। सब्सटेंटिव का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो थॉटफुल हो, गंभीर हो, डेलिबरेटिव हो। सब्सटेंशियल कोई बात हो सकती है, सब्सटेंटिव कोई डिस्कशन हो सकती है, कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, कोई बात हो सकती है, सजेशन हो सकता है। आ रही बात समझ में? समथिंग इंपॉर्टेंट और सीरियस इन नेचर इज कॉल्ड सब्सटेंटिव। द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड अ सब्सटेंटिव इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर। सरकार ने ऑर्डर कर दिया है गंभीर जांच को इस पूरे मामले के अंदर। चलिए, अब ये वर्ड आर्टिकल में नहीं आएगा, लेकिन इसके साथ में रखता हूँ ताकि दोनों को दिमाग में बार बार रिवाइज कर सकें। फिर अगला वर्ड है डायस्पोरा। इसको कुछ लोग डिस्पोरा बोलते हैं, कुछ डायोसोपोरा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, खुद भी बोल के देखो। सही प्रोनाउंसिएशन है इसका डायस्पोरा। डायस्पोरा, डायस्पोरा का मतलब क्या है? किसी भी कंट्री के ऐसे लोग जो बाहर रहते हैं, चाहे उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप, मान लो इंडिया की बात हो रही है, इंडियन सिटीजनशिप रखी है चाहे छोड़ दी है, लेकिन ऐसे लोग जो किसी एक सिंगल ओरिजिन से ही, कॉमन ओरिजिन से आते हैं और किसी कंट्री में एक साथ रहते हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग अब्रॉड हैविंग कॉमन नेशनैलिटी और ओरिजिन, है ना, ओरिजिन। इंडियन डायस्पोरा इन टेक्सास गैदर्ड ऑन द रोड्स टू वेलकम PM मोदी। भारत का जो प्रवासी ग्रुप है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवासी, भारतीय प्रवासी जो हैं टेक्सास स्टेट में US की, वो गैदर कर गए सड़कों पे वेलकम करने के लिए PM मोदी को। चलिए, वर्ड आर्टिकल में आ चुका है। अगला वर्ड है इलेक्ट्रेट, अभी करवाया था आपको। ग्रुप ऑफ ऑल वोटर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रेट। बताया था ना, कॉलोनी में 1000 वोटर्स हैं, तो इलेक्ट्रेट कितने का है? 1000 लोगों का। इस तरीके से इस वर्ड को यूज़ करते हैं। द गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू इट्स इलेक्ट्रेट इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, सेटिंग में सरकार हमेशा अकाउंटेबल होनी चाहिए, जिम्मेदार होनी चाहिए अपने वोटर्स के लिए जिन्होंने सरकार को चुना है। इलेक्ट्रेट को कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बोलते हैं। अगला वर्ड है लास्ट, इन्फ्रक्चुअस। इन्फ्रक्चुअस वर्ड आपको ना तो ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादा मिलेगा, ना अमेरिकन इंग्लिश में मिलेगा। ये वर्ड है एशियन इंग्लिश का। ये इंडिया में बहुत यूज़ होता है। कहने का मतलब ये इंडिया या आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, इनफ्रक्चुअस का मतलब होता है अनफ्रूटफुल या अनप्रोडक्टिव। ठीक है, तो हमारी इंग्लिश में इस वर्ड को आप पाएंगे, बाकी आप इसको लिटरेचर में भी ज़्यादा नहीं देखेंगे। मोस्ट पीपल स्पेंड देयर टाइम ऑन इनफ्रक्चुअस एक्टिविटीज़ सच एज स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ज़्यादातर लोग स्पेंड करते हैं अपना वक्त अनप्रोडक्टिव या फ्रूटलेस, अनफ्रूटफुल एक्टिविटीज़ पे, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में स्क्रॉल थ्रू करना, समझ गए ना, वो चलाते रहना, रील्स और वो सब चीज़ें। ज़्यादातर लोग इसी चीज़ों में अपना सारा वक्त ख़राब करते हैं। तो ये इनफ्रक्चुअस कर लेना, मैंने शायद थोड़ा सा इन लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे। ये 5-6 वर्ड्स हैं, आज के आर्टिकल में आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक समरी दे दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। तो समरी ये है कि इंडिया से आपको लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे जो बाहर रहते हैं, अपनी नौकरियाँ करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। अब इन लोगों के पास जब वोटिंग होती है ना, तो वोट करने का सिर्फ एक ही तरीका है। ये अपनी कंट्री में जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के साथ में रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के बाद वोटिंग वाले दिन इन पर्सन आकर के वोट करें।
अब आप बोलेंगे इसमें गलती क्या है, इन पर्सन तो आना ही चाहिए। दिक्कत ये है कि इनके घर के पास बूथ नहीं होता जैसे अपने यहाँ होता है। इनके क्या करते हैं, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के एरिया में एक बूथ लगा देते हैं, लोग चल चल के गाड़ियों में अपना 100 किलोमीटर आके वोट करने आते हैं। इससे अल्टीमेटली वोटिंग हो नहीं पाती ज़्यादा। अब हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि इन लोगों के लिए पोस्टल बैलेट सिस्टम को शुरू करो, ताकि ये अपना वोट जो है अपने कागज़ पर लिख करके सरकार के पास भेज सके। और ये पोस्टल बैलेट सिस्टम बहुत ट्रस्टवर्दी होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें फ्रॉड के चांसेस बिल्कुल भी जो है बहुत कम होते हैं, कहने का मतलब ये। तो आर्टिकल इसी चीज़ को डिस्कस करेगा रैशनल टोन में, और बता रहा है आपको कि क्यों रैशनल या लॉजिकल है ऐसे लोगों को जो भारत से बाहर रहते हैं उनको वोटिंग का जो है एक चांस देना। चलिए समरी आपको दे दी है, आर्टिकल शुरू करते हैं। बहुत सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स आते हैं आर्टिकल के दौरान। अगर आप सोच रहे हो कि ये सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स कब सिखाए गए थे, तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक से कर चुके हैं अपने यूट्यूब की प्लेलिस्ट में। यूट्यूब खोलो, ऊपर ही आपको प्लेलिस्ट मिलेगी होम पेज पे, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसमें आपको चैप्टर वाइज पूरी ग्रामर मिलेगी बिल्कुल बेसिक से। पहले आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फेरेटिव। तो अपना बेसिक्स यहाँ से बिल्ड करो, उसके बाद आर्टिकल पढ़ने आओगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। शुरू करना है आज से ही, 40 वीडियो की ये सीरीज़ है। चलिए, कह रहा है जी, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन with nearly 1.35 करोड़ नॉन रेसिडेंट इंडियंस स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। कह रहे दुनिया में इंडिया की सबसे बड़ी डायस्पोरा है। अगर प्रवासियों का ग्रुप देखा जाए तो इंडिया के जो प्रवासी हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और किस चीज़ के साथ ही, ये है लगभग 1.35 करोड़ नॉन रेसिडेंट इंडियंस के साथ में, ऐसे लोग जो इंडिया से बाहर रहते हैं लेकिन आज भी इंडिया के नागरिक हैं। और ये स्प्रेड हैं, फैले हुए हैं पूरी दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब। आगे बात समझ में। इंडिया सब्जेक्ट है, वर्ब इसकी हैज़। डायस्पोरा आप जानते हैं प्रवासी ग्रुप को बोलते हैं, है ना, माइग्रेंट्स जो किसी कंट्री से बाहर रहते हो। स्प्रेड का मतलब होता है फैले हुए। यहाँ पे स्प्रेड एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इंडियंस दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, यहाँ दैट नहीं लिखा हुआ, बस इसको सीधे एडजेक्टिव मान लिया गया है, पास्ट पार्टिसिपल। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि स्प्रेड की V3 क्या स्प्रेड ही होती है क्या? इस वर्ब की V1 V2 V3 चेंज करनी चाहिए थी, स्प्रेडेड क्यों नहीं लिखा गया? इसके आगे ईडी को क्यों नहीं लगाया गया? चलो समझा देते हैं अभी आपको। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं इंग्लिश में जिनकी V1 V2 V3 सेम होती है। स्प्रेड ही V1 है, स्प्रेड ही V2 है, स्प्रेड ही V3 है। और इन सभी वर्ब्स को आपको फटाफट से यहाँ पे टाइप करना है। मतलब मैं तो कर दूंगा, मुझे आती है, एक बार आपने खुद से अपने दिमाग को खंगालो कौन कौन सी वर्ब्स आपको याद आ रही है। चलो लिखना शुरू कर दूँ मैं। स्प्रेड, बस्ट, बस्ट, हिट, हार्ट, स्प्लिट, स्प्लिट, कट, पुट, सेट, कास्ट, ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट, कोस्ट। अगर इतने भी याद कर ली तो मोटे मोटे क्वेश्चंस आपके पूरे हो जाएंगे किसी भी एग्जाम के। मोटी मोटी ये वर्ब्स हैं जिनके बाद में V1 V2 V3 आपको यूज़, मतलब V1 V2 V3 जिनका सेम रहेगा, कहने का मतलब ये। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ, और भी हैं। अगर बेसिक्स पूरे कर रहे हो तो यहाँ पे ये सारी वर्ब्स वर्ब वाले चैप्टर में करवाई गई हैं आपको, तो और भी देख लेना। क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ इन वर्ब्स पे आपको कैसे मिलेंगे। चलो मान लीजिए ये फर्स्ट सेंटेंस है, द न्यूज़ ऑफ देयर डिवोर्स स्प्रेडेड लाइक वाइल्ड फायर। जो न्यूज़ थी, जो खबर थी उनके डिवोर्स की, वो फैल गई जंगल की आग की तरह, लाइक वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर मतलब जंगल की आग। अब यहाँ बताओ स्प्रेडेड सही है गलत है? सर गलत है। स्प्रेड की जो V1 V2 V3 है वो स्प्रेड ही होती है, तो स्प्रेडेड लिख दोगे तो सेंटेंस में गलती करके आओगे, यहाँ से ईडी को निकाल दो। वैसे ही द टायर ऑफ द कार बर्स्टेड, द व्हीकल बिकेम अनस्टेबल। जैसे ही टायर जो था कार का वो फट गया, व्हीकल अनस्टेबल बन गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे बर्स्टेड आ सकता है क्या? गलत है। बर्स्ट वर्ब V1 V2 V3 यही रखती है, इसकी वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं करनी है। वर्ब की ING फॉर्म बन जाएगी इसकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। V1 V2 V3 को चेंज नहीं करना है। वैसे ही अ स्मॉल मिस्टेक लास्ट मंथ कॉस्टेड हिम हिज जॉब। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से जो पिछले महीने उसने की थी उसकी नौकरी चली गई। उस मिस्टेक ने उसको उसकी नौकरी कॉस्ट की, है ना, नौकरी से उसको कीमत चुकानी पड़ी। तो कॉस्ट को भी ईडी लगा के यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ भी लिखेंगे कॉस्ट। लास्ट है द गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टेड द सेरेमनी ऑन नेशनल टेलीविजन। सरकार ने ब्रॉडकास्ट किया, सरकार ने दिखाया इस सेरेमनी को नेशनल टीवी के ऊपर। ब्रॉडकास्टेड नहीं होता है, बोलने में आ जाता है आजकल, लेकिन लिखने में अभी भी नहीं आएगा।
क्लासिकल इंग्लिश में, स्टैंडर्ड इंग्लिश में फोरकास्टेड, ब्रॉडकास्टेड यूज़ नहीं करते हैं। तो ये 4-5 जो सेंटेंस बना के देख रहे हो ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलेंगे। बढ़े आगे, आज के क्विज में एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। कह रहे जी मैनी ऑफ देम लीव द कंट्री फॉर शॉर्ट टर्म वर्क एंड कुड मिस आउट ऑन exercising some of their rights such as registering their vote in India's assembly और parliamentary elections। कह रहे इनमें से बहुत सारे जो है लीव करते हैं, छोड़ते हैं देश को शॉर्ट टर्म वर्क के लिए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल के लिए, और ये मिस आउट ऑन कर सकते हैं। मिस आउट ऑन करना मतलब मौके को खो देना। तो ये मौके को खो सकते हैं और मौका है एक्सरसाइज करने का, इस्तेमाल में लेने का उनके अधिकारों को, जैसे कि ये वाला अधिकार जो है रजिस्टर करने का उनके वोट को भारत के विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में, असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। मैनी की वर्ब है लीव, मैनी हमेशा प्लूरल होता है, मैनी एन या मैनी ये होता है सिंगुलर। याद है ना ये कॉन्सेप्ट आपको। मैनी की दूसरी वर्ब है कुड मिस आउट ऑन। कुड यहाँ बता रहा है स्मॉल प्रोबेबिलिटी को, यानी पॉसिबिलिटी को। पॉसिबिलिटी को बताने के लिए मे, माइट सब यूज़ किया जाता है ना। तो कुड जो है सबसे कम पॉसिबिलिटी को बताने वाली जो है मॉडल वर्ब है। और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। एक्सरसाइज और राइट्स का मतलब है अपने हकों का इस्तेमाल करना, अपने अधिकारों को यूज़ में लेना। आगे क्या कह रहा है जी, आगे ये कह रहा है जी करंटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ECI allows enrolled overseas citizens to vote in person at the polling station in the constituency। कह रहा है हाल फिलहाल क्या है, करंटली जो हमारा EC है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये अलाउ करता है, इनको इजाज़त देता है कि ये एनरोल्ड सिटीजन्स जो हैं वो वोट कर सकें। ऐसे सिटीजन्स, ओवरसीज सिटीजन्स जो एनरोल्ड है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, और वोट कैसे कर सकें, इन पर्सन कर सकें, फिजिकली विजिट करके कर सकें। और कहाँ पे, पोलिंग स्टेशन पे, पोलिंग बूथ पे, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, उस चुनाव क्षेत्र के अंदर। और कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी, वेयर द पर्सन इज रजिस्टर्ड, जहाँ पे वो पर्सन रजिस्टर्ड है एज एन ओवरसीज इलेक्टर, एक ओवरसीज इलेक्टर के तौर पे। आ रही बात समझ में। तो वो आदमी क्या है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, मान लो वो टेक्सास में रहता है स्टेट में, तो टेक्सास स्टेट के किसी छोटे मोटे कस्बे या शहर में जो भी उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है वहाँ पे वो रजिस्टर करेगा और फिर उस दिन वोट करने उसी शहर में पोलिंग बूथ तक जाएगा ओवरसीज इलेक्टर के तौर पे। फिर वो सारे वोट इकट्ठे करके हमारी भारतीय दूतावास जो है UK से, US से, वो इंडिया में सारे वोट्स इकट्ठे करके ले आएगा। तो इस तरीके से अमेरिका में बैठे इंडियन से हम वोट करवाते हैं। करंट जो है पोजीशन ये है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वर्ब है अलाउस। सरकारी संस्था है, दा लगा हुआ आगे, ई बड़ा, सी बड़ा, आई बड़ा, ओ का ऑफ का ओ छोटा, क्योंकि ऑफ जो है एक प्रेपोजिशन है। इन पर्सन का मतलब होता है फिजिकली, आ करके फिजिकली। पर्सन की वर्ब है रजिस्टर्ड। कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होता है चुनाव क्षेत्र। इलेक्टर और इलेक्ट्रेट आप जानते हैं, मतदाता या मतदाताओं के ग्रुप को बोलते हैं इलेक्टर या इलेक्ट्रेट्स। चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं द नेसेसिटी टू वोट इन पर्सन एंड द कोस्ट हैव फॉर ओवरसीज सिटीजन्स एक्टेड एज अ डिसइंसेंटिव। कह रहे हैं जो ज़रूरत है, नेसेसिटी है वोट करने की फिजिकली आकर के इन पर्सन, और जो कॉस्ट हैं, जो इसकी कीमत है, आना, किराया लगाना, अपना पेट्रोल जलाना, वक्त की छुट्टी लेना, कह रहे सारे जो काम है ना, छुट्टी लेके लोग आते हैं और वोटिंग करते हैं अमेरिका में बैठ के, UK में बैठ के, और हमारे ओवरसीज सिटीजन्स। कह रहे इन दोनों चीज़ों ने एक्ट किया है एक डिसइंसेंटिव की तरह, एक डिसएनकरेजमेंट की तरह। और किसके लिए, फॉर देयर वांटिंग टू एक्सरसाइज देयर मैंडेट, इन लोगों के वांट करने के लिए, इन लोगों की उस चाहत के लिए जो है उनके मैंडेट को एक्सरसाइज करने की, उनके फ़र्ज को, मैंडेट होता है फ़र्ज, और एक्सरसाइज करना मतलब किसी चीज़ को, समझ गए ना, यूज़ में लेना या किसी चीज़ को पूरा करना। तो फ़र्ज है इनका वोटिंग करना, तो फ़र्ज को पूरा करने का जो मैंडेट है इनका, उसकी चाहत को ये पूरा नहीं कर पाते हैं। नेसेसिटी और कॉस्ट इन दोनों की वर्ब है एक्टेड। डिसइंसेंटिव का मतलब होता है डिसएनकरेजमेंट, आपको किसी काम को करने के लिए इंकरेजमेंट नहीं मिल रही है, इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, वो डिसइंसेंटिव है। वांटिंग का मतलब होता है इनकी चाहत, इनकी वांट। आगे क्या कह रहा है जी, कह रहा है जी दिस वाज एविडेंट इन द नंबर्स ऑफ सच वोटर्स इन 2019 लोकसभा इलेक्शंस। कह रहे ये चीज़ जो थी एविडेंट थी, ये चीज़ जो थी साफ थी, और किस में, उन आंकड़ों में, उन नंबर्स में जो थी वोटर्स के, और कब, 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के अंदर। अब क्या एविडेंट था इसमें, 25,606 among the minuscule
99,844 रजिस्टर्ड इलेक्टर्स। कह रहा है ये थोड़े से लोगों ने रजिस्टर किया और उनमें से भी 1/4 ही वोट देने आए। 99,000 ने रजिस्टर किया और 25,000 वोट देने आए। कह रहा है हु वोटेड, जिन्होंने वोट किया। तो इतने करोड़ लोग हैं, उनमें से 1 लाख लोग ही रजिस्टर करते हैं और उनमें से 25,000 लोग ही वोट देते हैं, क्योंकि कई हज़ारों किलोमीटर या सैकड़ों किलोमीटर इनको वोटिंग करने के लिए इन पर्सन जाना होता है। दिस की वर्ब है वॉज, हु की वर्ब है वॉटेड। चलो और आगे देखते हैं। एविडेंट का मतलब होता है क्लियर, एपरेंट, साफ, है ना, जो सबके सामने हो, दिखाई पड़ता हो। आगे कह रहा है जी, इन 2014 अ कमिटी constituted by the Election Commission of India or ECI to probe methods to enable overseas voters mandates concluded that proxy voting was the most viable। कह रहे जी 2014 में इन 2014 एक कमेटी थी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जो बनाई गई थी, और किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और क्यों बनाई गई थी? प्रोब करने के लिए, जांच करने के लिए उन तरीकों की, मेथड्स की जो इनेबल करेंगे, जो सक्षम बनाएंगे हमारे ओवरसीज़ वोटर्स के मैंडेट को, ओवरसीज़ वोटर्स के फ़र्ज है ना वोट करना। कह रहे इस कमेटी ने कंक्लूड किया, इस कमेटी ने ये कंक्लूजन निकाला। अब क्या निकाला? डैट लगा के बता रहा है कि जो प्रॉक्सी वोटिंग थी ना, वो सबसे वाइएबल था। प्रॉक्सी वोटिंग का मतलब होता है इनकी जगह पे कोई और वोट करे। इंडिया में बोल के चले जाए अपनी मम्मी को, अपने पापा को या भाई को कि मेरा वोट इस पार्टी में डाल देना, और ये मैंडेट वो दे के जाएंगे ऑन पेपर, जो है राइटिंग में वो दिखाया जाएगा उनके भाई या मम्मी के द्वारा पोलिंग बूथ पे कि ये देखो बंदा गया था, साइन करके गया है। तो वो सिस्टम होता है। तो प्रॉक्सी वोटिंग जो है ना, इनके लिए सबसे वाइबल जो है फॉर्म थी, सबसे अप्रोप्रिएट तरीका था। कह रहा है जी दो सम पॉलिटिकल पार्टीज ऑब्जेक्टेड टू द आइडिया। कह रहा है हालांकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ऑब्जेक्ट टू कर दिया, विरोध कर दिया इस पूरे ख्याल का, आइडिया का। तो इसी की पहली कमेटी जो थी 2014 की, उसने यही बोला प्रॉक्सी वोटिंग का ऑप्शन इनको दे दो, इनके मम्मी पापा को वोट करने दो, भाई बहन को। कई पॉलिटिकल पार्टियों ने ये बोला कि हम तो नहीं मानते, ये हमें सही नहीं लग रहा। कमेटी की वर्ब है कंक्लूडेड। अच्छा, प्रॉक्सी वोटिंग की वर्ब है वॉज, पॉलिटिकल पार्टीज़ की वर्ब है ऑब्जेक्टेड टू। अब ये ऑब्जेक्ट के बाद में टू लगना था या नहीं लगना था? ऑब्जेक्ट के बाद में टू लगा है, ये सही है गलत है? चलो जी ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं फटाफट से। कल ही आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था कि अपोज, मैरी, कल ही करवाया है आपको ये। और तीसरी वर्ब है कंप्राइज। तीनों वर्ब्स अपने बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लेंगी, लेकिन अगर इन तीनों वर्ब्स को एडजेक्टिव फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल बना के, अगेन ध्यान रखना पास्ट पार्टिसिपल, अपोज्ड लिखा जाए, मैरिड लिखा जाए और कंप्राइज लिखा जाए, तो उस केस में इनके बाद में इनकी प्रेपोजिशन फिक्स है। अब उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। अब ये वो वर्ब्स हैं सारी की सारी जो एक दूसरे की सिनोनिम होती हैं। क्या होती हैं? सिनोनिम होती हैं। लेकिन एक वर्ब तो प्रेपोजिशन लेती है और दूसरी वर्ब कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती। जैसे लुक फॉर और सीक, दोनों का मतलब एक ही है। लुक के बाद में फॉर सही है, लेकिन सीक के बाद में फॉर नहीं आएगा। कंसिस्ट ऑफ कंप्राइज एक ही बात है, कंसिस्ट के बाद में ऑफ आएगा, लेकिन कंप्राइज के बाद में ऑफ नहीं आएगा। कल बताया भी था ना कंप्राइज के बाद में ऑफ नहीं आता। हाँ, कंप्राइज्ड एडजेक्टिव जो है उसके बाद में ऑफ आता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। वैसे ही बी सिमिलर टू का मतलब है एक जैसा दिखाई देना, रिसेंबल इसका सिनोनिम है, लेकिन रिसेंबल के बाद में टू नहीं आता। आस्क फॉर का मतलब है मांगना, रिक्वेस्ट का मतलब भी यही होता है, लेकिन रिक्वेस्ट के बाद में फॉर नहीं लगाना है। इक्वेट टू का मतलब होता है बराबर होना, इक्वल का मतलब भी यही होता है, लेकिन इसके बाद में टू नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट टू का मतलब होता है किसी का विरोध करना, अपोज का मतलब भी यही है, लेकिन इसके बाद में टू नहीं आएगा। तो ये सारे जो है ना कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सको आप, मैं एक बार उड़ा देता हूँ सब प्रेपोजिशंस को, ठीक है। लेफ्ट साइड वाली वर्ब जो है प्रेपोजिशन दे रही है, लेकिन राइट साइड वाली वर्ब जो है उसके आगे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे फटाफट से, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे। डिफाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल्स टू ट्रीजन और सेडिशन। कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिफाइंस है, डिफाइंस का मतलब होता है अवमानना, किसी चीज़ को मानने से मना कर देना, डिसरिगार्ड करना। कॉन्स्टिट्यूशन का जो अपमान है या अवमानना है वो बराबर होता है ट्रीजन यानी सेडिशन के, यानी कि राजद्रोह के। सही बात है। अब ये बताओ इक्वल के बाद में टू आएगा या नहीं आएगा? देखो अगर टू लगाना है तो लिखो फिर इक्वेट टू, यहाँ इक्वल्स को निकाल लो और यहाँ लिख दो इक्वेट्स टू। अगर टू लगाने की जिद है ना तो इक्वेट्स टू लगेगा, अगर इक्वल लगवा रहे हो फिर टू को निकाल दो। बात एक ही है, दोनों एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं। इसके प्रेपोजिशन लगेगी, इसके प्रेपोजिशन नहीं आएगी। तो ये याद रखने पड़ेंगे आपको पेयर्स, बिना याद किए इनके काम नहीं होगा।
वैसे एवरीवन अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ गोइंग आउट इन द रेन, सभी ने अपोज किया उस आइडिया को, तो जो था बरसात में बाहर जाने का। अपोज के बाद में टू नहीं आता, कल वाले केस में भी बताया था आपको, अपोज्ड नाम के एडजेक्टिव के बाद में टू आता है। ये तो वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है, या तो लिख दो ऑब्जेक्टेड टू और यहाँ निकाल दो यहाँ से टू, है ना, तो यहाँ से टू को निकाल देता हूँ। वैसे ही शी रिसेंबल्स टू हर मदर, वो अपनी माँ जैसी ही दिखाई देती है इन मैनी एस्पेक्ट्स, कई एस्पेक्ट्स के अंदर। तो शी इज़ सिमिलर टू लिख दो तब भी ठीक है, यहाँ लिख दो शी इज़ सिमिलर टू। तो इस केस में टू सही है, लेकिन रिसेंबल लिख रहे हो ना तो मीनिंग वही है, लेकिन फिर टू को निकालना पड़ेगा। तो इज़ सिमिलर लिख रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है। चौथे केस में है यू मस्ट बी सीकिंग फॉर योर फ्रेंड, आप जरूर ही अपने दोस्त को ढूंढ रहे होंगे। सीक फॉर गलत होता है, या तो लिख दो यहाँ पे लुकिंग फॉर, क्या लिख दो यहाँ पे लुकिंग फॉर, एक सेकेंड, ठीक है, लुकिंग फॉर। तो लुकिंग फॉर से ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, सीक रख रहे हो तो फॉर को निकालना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं जी अ बिल वॉज पास्ड इन 16th लोकसभा 14 से 19 टू इनेबल दिस बट लैप्स्ड। कह रहा है जी एक बिल को भी पास किया गया था, एक अध्यादेश को भी बनाया गया था 16वीं लोकसभा में 14 से 19 वाली, इनेबल करने के लिए इस पूरे आइडिया को। कह रहा है लेकिन वो बिल लैप्स कर गया, उसके ऊपर कोई फाइनल विचार आने से पहले ही लोकसभा भंग हो गई। बिल की वर्ब है वॉज पास्ड, दूसरी वर्ब है वॉज लैप्स्ड, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, दोनों ही केस में पैसिव वॉइस बना हुआ है, लेकिन दूसरी बार नहीं लिखा गया क्योंकि पहली बार लिख दिया गया है। कह रहा है जी इन 2020 द ECI अप्रोच्ड द गवर्नमेंट टू परमिट NRIs टू वोट वाया पोस्टल बैलेट्स। कह रहे जी 2020 में भी ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रोच किया, और किसको अप्रोच किया, हमारी सरकार को, कि वो परमिट कर दे, इजाज़त दे दे हमारे NRIs को कि वो वोट कर सकें, और किसके जरिए, वाया जरिए पोस्टल बैलेट्स के, पोस्ट के जरिए मतदान के। कह रहा है सिमिलर टू द सिस्टम ऑलरेडी यूज्ड बाय सर्विस वोटर्स। कह रहे हैं बिल्कुल सिमिलर टू है उसी सिस्टम के जो ऑलरेडी यूज़ किया जाता है सर्विस वोटर्स के द्वारा। हमारी कंट्री के वो वोटर्स जो सर्विस में जो सर्विस कर रहे होते हैं वोटिंग के अंदर, है ना, सर्विस वोटर्स वही होते हैं जो सर्विस कर रहे होते हैं वोटिंग के अंदर ही, कहीं वोटिंग के दौरान कहीं उनकी सर्विस लगी हुई है तो वो पोस्टल बैलेट से अपना वोट डाल देते हैं। कह रहे दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। इस सिस्टम का नाम है ETPBS। अब ये सिस्टम कौन सा है आगे पूरा डिटेल में बता रहा है। कह रहे जी विच अलाउज रजिस्टरिंग देयर मैंडेट ऑन अ डाउनलोडेड ETPB एंड सेंडिंग इट टू द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। कह रहे ये वही सिस्टम है जो अलाउ करता है, जो इजाज़त देता है कि आप रजिस्टर कर सकें अपने मैंडेट को। मैंडेट आपका फ़र्ज भी है, आपकी ड्यूटी भी है, और मैंडेट आपका राइट भी है। राइट किस सेंस में, आपकी ड्यूटी के सेंस में। जैसे आपका फ़र्ज है वोट देना, लेकिन आपका अधिकार भी है वोट देना, तो ऐसी चीज़ों को भी मैंडेट बोल देते हैं। अधिकार भी है और फ़र्ज भी है। कह रहे जो अलाउ करता है कि लोग रजिस्टर करें अपने फ़र्ज कम अधिकार को, मैंडेट को, एक डाउनलोडेड ETPB पेपर पे, एंड सेंड करें इसको रिटर्निंग ऑफिसर को जो है उस चुनाव क्षेत्र का, कॉन्स्टिट्यूएंसी का। तो सरकारी पेपर पे ही वोट करोगे, ऐसे ही आपका पेपर अपने आप घर से नहीं लाओगे, है ना, ETPB आपको भेजा जाएगा, उसी पे वोट करके भेजोगे तभी वोट माना जाएगा। सेंटेंस मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। ECI की वर्ब है अप्रोच्ड, विच की वर्ब है अलाउस, विच आया है सिस्टम के लिए, और इसमें कुछ देखने वाला मुझे नहीं लग रहा। दिख रहा है आपको कुछ नहीं, है ना, पोस्टल बैलेट सिस्टम आप जानते ही हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब बताएगा इसमें परेशानी क्या है। कह रहा है जिस पूरे सिस्टम में परेशानी ये है, ऑन द फेस ऑफ इट अलाउइंग पोस्टल बैलेट यूज शुड बी अ गुड मूव फॉर NRIs। देखिए ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब होता है दिखाई देने में, जान पड़ने में, है ना, शक्ल। ऑन द फेस मतलब शक्ल से किसी भी चीज़ के। कह रहा है अगर आप सीमिंगली देखो या एविडेंटली देखो, या अगर आप दिखाई देने वाले तौर पे देखो, तो अलाउ करना जो पोस्टल बैलेट के यूज़ को है, ये होना चाहिए एक अच्छा मूव हमारे NRIs के लिए। कह रहा है जी इवन इफ दिस डज इंक्रीज द बर्डन ऑन एम्बेसी और काउंसलर ऑफिशियल्स। कह रहा है यहाँ तक कि अगर ये चीज़ इंक्रीज़ भी कर देती है बर्डन को, बोझ को, एम्बेसी और काउंसलेट ऑफिस के जो है ऑफिशियल्स के ऊपर। फिर अब इनको सारे लेटर इकट्ठे करने पड़ेंगे, उनकी एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी, फिर लेटर्स को अटैच करके इंडिया में भेजना पड़ेगा, तो काम तो इनका बहुत बढ़ जाएगा। कह रहे चाहे बढ़ भी जाए ना तो भी इनका ये काम जो है ना बहुत अच्छा होगा अगर इनको अलाउ कर दिया जाए। अलाउंग की वर्ब है शुड बी, दिस की वर्ब है डज इंक्रीज। ऑन द फेस ऑफ इट एक एडवर्ब होती है, इसका मतलब होता है दिखाई देने जाने वाले तौर पे। इस पर एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, जल्दी से आपको करवा देता हूँ। ऑन द फेस ऑफ इट सीमिंगली या एविडेंटली। सेंटेंस कुछ ऐसा बना है, सीमिंगली द वर्ल्ड इकॉनमी इज स्ट्रगलिंग आफ्टर द पैंडमिक। जाहिर तौर पे, दिखाई देने वाले तौर पे दुनिया की इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है पैंडमिक के बाद।
अब ये सीमिंगली की जगह मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ना, ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, सही बात है ना, लिख सकता हूँ। अब सेकंड सेंटेंस देखो, एविडेंटली इकोनॉमीज ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड आर स्ट्रगलिंग आफ्टर द पैंडमिक। दिखाई देने वाले तौर पे या सीमिंगली सारी दुनिया की इकोनॉमीज जो है स्ट्रगल कर रही हैं पैंडमिक के बाद। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अगेन लिखूंगा ऑन द फेस ऑफ। अब देखो इट की जगह मैं यहाँ लगाऊंगा इकोनॉमीज के लिए देम। बात आ रही है समझ में भाई? ऊपर तो एक ही इकोनॉमी थी, द वर्ड इकोनॉमी, सिंगुलर जो है नाउन था, तो उसके हिसाब से मैंने लगा दिया ऑन द फेस ऑफ इट। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमीज बहुत सारी हैं, अब क्या करूँ, देम लगा दूँ? देखो यही कॉन्सेप्ट है, कभी भी इस एडवर्ब की फॉर्म को चेंज नहीं करना है सब्जेक्ट के हिसाब से। ये एडवर्बियल है, एडवर्बियल फ्रेज है, इसका सब्जेक्ट से ज़्यादा कुछ कनेक्शन नहीं है। आ रही बात समझ? इसका कनेक्शन है वर्ब से। तो सब्जेक्ट को देख करके इट का देम मत करके आ जाना, सब्जेक्ट कैसा भी हो, सब्जेक्ट कैसा भी हो, ये जो एडवर्ब है हमेशा ऐसी ही रहती है, ऑन द फेस ऑफ इट। समझ में आ गई बात? कुछ बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होती है, सर कंट्रीज आया है, इकोनॉमीज आया है, तो ऑन द फेस ऑफ देम क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इस एडवर्बियल फ्रेज का कनेक्शन है आपकी वर्ब से। ये स्ट्रगल कर रही हैं दिखाई देने वाले तौर पे, है ना, इससे स्ट्रगल नाम की वर्ब से इसका कनेक्शन है, सब्जेक्ट से कनेक्शन नहीं है, फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे। बढ़े आगे, आज के क्विज में इसको भी यूज़ किया इस कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट तो सब छंटे हुए लेकर के आता हूँ मैं, सीधे आपके एग्जाम के अंदर मार्क्स को बूस्ट करने वाले, बस ज़रूरत है आपको रेगुलरली क्लास लेने की। कह रहे जी दिस इज़ ऑल्सो अ मोर ट्रस्टवर्दी वे ऑफ रजिस्टरिंग मैंडेट्स। कह रहे ये भी एक बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी तरीका है मैंडेट्स को रजिस्टर करने का, लोगों के वोट को जो है लेने का। रादर देन अपॉइंटिंग प्रॉक्सीज, कह रहे बजाय अपॉइंट करने के प्रॉक्सी को, बजाय अपने मम्मी पापा को कागज़ पे अपनी वोट देने का अधिकार जो है सौंप देने के, है ना, प्रॉक्सी वही होगा जो आपकी जगह आपका वोट करे। कह रहे विच इज़ करंटली अलाउड फॉर सर्विस पर्सनल हु आर अ लिमिटेड नंबर इन ईच कॉन्स्टिट्यूंसी अनलाइक एनआरआईज। कह रहे ये वही चीज़ है प्रॉक्सी वाली जो करंटली अलाउड है सर्विस पर्सनल को। ये सर्विस पर्सनल कौन है? हमारे डिफेंस पर्सनल, ठीक है, डिफेंस सर्विसेज में है या फिर वोटिंग रिलेटेड सर्विस के अंदर कहीं पे लगे हुए हैं। और कह रहे जो कि लिमिटेड नंबर में है, कमी है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, हर चुनाव क्षेत्र में, अनलाइक एनआरआईज, एनआरआईज का बिल्कुल उल्टा। कह रहे हु कुड कॉन्स्टिट्यूट अ मोर सब्सटेंशियल चंक अमंग द इलेक्टोरेट इन सम स्टेट्स। कह रहे ये वही एनआरआई हैं जो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मिल करके बना सकते हैं एक ज़्यादा नोटिसेबल हिस्से को, चंक को, और किसके बीच में? वहाँ के मतदाताओं के बीच में, कुछ स्टेट्स के अंदर। बात कर रहा है सदर्न इंडियन स्टेट्स की, या गुजरात की, या पंजाब की, जहाँ पे एनआरआईज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अगर वोट करने लग जाए तो वहाँ के असेंबली चुनाव के अंदर आपको उलटफेर देखने को मिलेगा। तो कह रहे इन एनआरआईज से इसको कंपेयर मत करो, एनआरआईज तो कई स्टेट में पूरा चुनाव का जो है चेहरा ही बदल सकते हैं अगर उनको भी ये प्रॉक्सी वाला सिस्टम दे दिया तो। समझ में आ गई? सेंटेंस लंबा था लेकिन आसान है। दिस की वर्ब है इज़, विच की वर्ब है इज़ अलाउड, हु की वर्ब है आर, हु की वर्ब है कुड कॉन्स्टिट्यूट, ये आया है पर्सनल एनआरआई के लिए और ये आया हु पर्सनल के लिए। प्रॉक्सी आप समझते ही हैं। कह रहा है जी इन 2014 डिस्कशन organized by the ECI, some parties raised the question whether NRIs will get a benefit denied to internal migrant workers। कह रहे 2014 की डिस्कशन में, उस बातचीत में जो ऑर्गेनाइज की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, कुछ पार्टीज़ ने रेज किया, कुछ पार्टीज़ ने उठाया इस सवाल को, इस क्वेश्चन को, हाँ या ना, वेदर जो एनआरआईज है वो गेट करेंगे एक ऐसा बेनिफिट, एनआरआईज को मिल जाएगा एक ऐसा फ़ायदा जो डिनाई किया जाता है इंटरनल माइग्रेंट वर्कर्स पे। ये कौन है जी? ऐसे लोग जो किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में काम करने गए हैं, अपने होम कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर हैं। तो जब इन लोगों को आप पोस्टल बैलेट नहीं करने देते हो, भाई मैं राजस्थान से हूँ, गुजरात में बैठा हूँ, तो राजस्थान के चुनाव में यहाँ बैठ के वोट नहीं कर सकता मैं, तो जब मुझे नहीं दे रहे हो ये मौका तो एनआरआईज को क्यों दे रहे हो? वो भी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर ही है ना। तो कुछ पार्टीज़ ने इसी सवाल को खड़ा किया कि ऐसा तो नहीं है हम एक को दे रहे हैं दूसरे को नहीं दे रहे हैं, गलत हो जाए। कह रहे लेकिन बट द हायर कॉस्ट ऑफ ट्रैवल बैक टू इंडिया एज अपोज टू ट्रैवलिंग विद इन इज़ अ वैलिड रीज़न फॉर अलाइंग एनआरआईज द पार्शली इलेक्ट्रिक पोस्टल बैलेटिंग फैसिलिटी। कह रहे लेकिन अगर कॉमन सेंस के हिसाब से देखें तो ज़्यादा जो कॉस्ट है ट्रैवल बैक करने की इंडिया में, बिल्कुल उल्टा उस चीज़ के अपोज टू जो है ट्रैवल करने की विद इन इंडिया। कह रहा है ये हायर कॉस्ट जो है ना, ये एक वैलिड रीज़न है अलाउ करने के लिए एनआरआईज को। और क्या अलाउ करना है इनको? पार्शली इलेक्ट्रिक पोस्टल बैलेटिंग सिस्टम, इस तरह के इस सिस्टम को। आगे बात समझ में? तो गुजरात से राजस्थान में जाके चुनाव में हिस्सा लेना अलग चीज़ है, और टेक्सास से राजस्थान अगर के चुनाव में हिस्सा लेना अलग चीज़ है। दोनों को एक तराजू में मत तोला जाए।
चलो, सम पार्टीज की वर्ब है रेज, टेनराइज की वर्ब है विल गेट, हायर कॉस्ट ऑफ ट्रैवल की वर्ब है इज। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी सेवरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज अलाउ फॉर दिस ऑप्शन टू देयर ओवरसीज सिटीजन्स बट अगेन नन हैज़ टू डील विद एनीथिंग नियर द स्केल इंडिया हैज़। कह रहे कई सारी डेमोक्रेसी वाली कंट्रीज़ हैं, अलाउ फॉर करती हैं, इजाज़त देती हैं इस ऑप्शन की, और किनको? अपने ओवरसीज सिटीजन्स को। कह रहे लेकिन फिर बट अगेन किसी को भी डील विद नहीं करना पड़ता, नन हैज़ टू डील विद, किसी को भी सामना नहीं करना पड़ता किसी भी चीज़ का जो नियर है, जो नज़दीक है उस स्केल के, जो इंडिया के पास है। तो ये सिस्टम बहुत कंट्रीज अपना रही हैं, लेकिन इंडिया में देखा देखी नहीं अपनाया जा सकता। थोड़ी रिसर्च इस पे करनी चाहिए पोस्टल बैलेटिंग पे, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, उनके जो डोमेस्टिक टोटल पॉपुलेशन होती है इंडिया की, उससे ज़्यादा तो प्रवासी पॉपुलेशन है। तो इंडिया का स्केल, इंडिया का लेवल इस मामले में काफ़ी अलग है। कह रहे जी द मोर important question to be tackled while extending the facility of voting to overseas citizens is whether longer term migrants should also be allowed to register their mandate। कह रहे जी और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कौन सा क्वेश्चन? टू बी टैकल्ड, जिसको टैकल किया जाना चाहिए, जिसको टैकल किया जाएगा, और कब? एक्सटेंड करते हुए, देते हुए। एक्सटेंड करना मतलब किसी को आगे बढ़ा के देना, और क्या देना? ये फैसिलिटी जो है वोटिंग की, इलेक्शन की, जो है वोट करने की, और किनको? ओवरसीज सिटीजन्स को। तो कह रहा और बड़ा जो सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल जो है ना, वो ये है इज़ वेदर, हाँ या ना, जो लॉन्गर टर्म माइग्रेंट्स हैं, जो 5-10 साल से इंडिया से बाहर हैं लेकिन आज भी इंडियन है, इंडियन पासपोर्ट रखते हैं, कह रहे क्या उनको अलाउ किया जाना चाहिए नहीं चाहिए रजिस्टर करने के लिए अपने वोट को, अपने मैंडेट को? अच्छा क्यों? कह रहा है एज द आइडिया बिहाइंड limiting voters to specific constituencies on account of their residency will become infructuous। कह रहे हैं क्योंकि जो आइडिया है, जो विचार है इस चीज़ के पीछे बिहाइंड, और किस चीज़ के पीछे? लिमिट करने का, वोटर्स को सीमित करने का, मतदाताओं को, ओवरसीज वोटर्स को, और कहाँ पे? उनकी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उन्हीं के जो है चुनाव क्षेत्र में। और किस वजह से? ऑन अकाउंट ऑफ देयर रेजिडेंसी, उनकी रेजिडेंसी की वजह से, जहाँ पे वो रहते हैं। कह रहा है ये आइडिया ही अपने आप में इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, फ्रूटफुल नहीं होगा, अनफ्रूटफुल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? देखो लॉन्गर टर्म माइग्रेंट्स जो इंडिया में तो रहते नहीं है भाई, 10-12 साल से बाहर है इंडिया से, 2-5 साल में एक बार आ जाते हैं, 1 महीना रह लेते हैं ताकि इनका पासपोर्ट बना रहे। अब ये इंडिया में रहते नहीं है तो इनको वोट करवा के क्या करें? मतलब इनको रहना ही नहीं है यहाँ पे, फिर इनके लिए क्यों इतनी तामझाम करनी है कि इनको वोट भी करवाएं? पर इनका अधिकार है वोट करने का। तो सवाल तो यही है, सवाल तो यही है कि वोट करवाया जाए, इनको ना करवाया जाए। क्योंकि अगर ऐसा है, इनको वोट ना करवाया जाए, तो फिर ये पूरा सिस्टम ही ख़राब है, जिसमें अब लोगों को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, उनकी रेजिडेंसी के हिसाब से वोट करवा रहे हो, है ना? तो कुछ लोगों से भेदभाव करना और कुछ लोगों को वोट करवा देना, मतलब ये सिस्टम जो है अपने आप में फ्लॉड है। सबको करवाना पड़ेगा, कहने का मतलब ये। क्वेश्चन की वर्ब है इज़, लॉन्गर टर्म माइग्रेंट्स की वर्ब है शुड ऑल्सो बी अलाउड, पैसिव वॉइस में। आइडिया की वर्ब है विल बिकम, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब है बिकॉज ऑफ, इनफ्रक्चुअस मतलब फ्रूटलेस या अनफ्रूटफुल या मीनिंगलेस, यूजलेस। कह रहा है देयरफॉर if the postal ballot system is indeed instituted, rules must be clearly framed for voters eligibility on the basis of their time spent away from the country। कह रहा है इसलिए झगड़ा ना हो तो पोस्टल बैलेट सिस्टम को अगर इंस्टीट्यूट किया जाता है, पोस्ट के जरिए वोटिंग करवाने का सिस्टम अगर बनाया जाता है, तो रूल्स को साफ साफ फ्रेम किया जाना चाहिए, क्लियरली बनाया जाना चाहिए वोटर्स की एलिजिबिलिटी के लिए। और किस बेसिस पे भाई? ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइम स्पेंड, उस बेसिस पे कि कितना टाइम उन्होंने स्पेंड किया है देश से बाहर, अवे फ्रॉम द कंट्री। तो रूल बना दो भाई, 15 साल से ज़्यादा अगर इंडिया से बाहर हो, 15 साल से 10 साल से ज़्यादा हो, तो फिर आपको इंडिया में वोट करने की कोई इजाज़त नहीं है, है ना? इस तरह का कुछ साफ साफ रूल बनना चाहिए। बैलेट सिस्टम की वर्ब है इज़ इंस्टीट्यूटेड, रूल्स की वर्ब है मस्ट बी क्लियरली फ्रेम्ड। चलिए, सिंपल आर्टिकल था, सिंपल तो नहीं बोलूँगा मैं, पर इंफॉर्मेटिव था, और सिंपल अब आपके लिए शायद बन चुका हो। जल्दी से अपने क्विज़ को देख लो, 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सबसे पहले पूछ रहा है कि क्या लॉजिक है, क्या रैशनल है जो दिया गया है इस पैसेज में, और किस चीज़ का अलाउ करने का पोस्टल बैलेट को एनआरआईज के लिए और ना कि इंटरनल माइग्रेंट्स के लिए। तो आदमी जो दिल्ली से, यूपी से दिल्ली में गया है, यूपी से दिल्ली में आया है, उसको क्यों नहीं वोट करने दिया जा रहा है पोस्ट के जरिए, लेकिन टेक्सास में जाने वाले, यूके या यूएस में जाने वाले माइग्रेंट्स को दिया जा रहा है? तो क्या रैशनल इसके पीछे, क्या लॉजिक दिया गया है? तो लॉजिक आपको साफ साफ दे दिया गया है, मेरे ख्याल से फिर से देने की ज़रूरत नहीं है। जिसने आर्टिकल पढ़ा है आंसर यहाँ से निकाल लेगा, है ना? ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में,
इनकी ट्रैवल कॉस्ट ज़्यादा होती है, ये ग्लोबल इमेज को इन्हांस करते हैं एनआरआईज, या ये बहुत सारा पैसा रेमिटेंस जो है वापस भेजते हैं इंटरनल माइग्रेंट्स के मुकाबले। सही आंसर को यहाँ से निकाल लो। सेकंड, वट डू ओवर्स हाउ, वट लिखना था, हाउ लिखना था, हाउ लिखता हूँ मैं। हाउ डू ओवरसीज इंडियंस कास्ट देयर वोट अंडर द करंट अरेंजमेंट। करंट अरेंजमेंट के अंडर में ओवरसीज सिटीजन्स अपना वोट कैसे कास्ट करते हैं। कास्ट करना मतलब वोट डालना। तो ये भी आपको अच्छे से समझाया गया आर्टिकल में। उनका करंट जो है सिस्टम क्या है वोटिंग का, निकाल लो आंसर को। दोनों के आंसर, इनफैक्ट 5-6 क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखे हैं। नीचे जाओ, फर्स्ट कमेंट में आपको आंसर मिलेगा, वहाँ पर लिखना रीड मोर। रीड मोर पर क्लिक करोगे तो पूरा आंसर आपको दिखाई देगा, अपने आंसर से मेरा मैच कर लेना। तीसरे चौथे में 2 एरर्स हैं। एरर्स कहाँ मिलेंगी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, पहले खुद से ढूंढो, फिर मेरी हिंट के हिसाब से देखो, शायद आपको याद आ जाए। ठीक है, चलो। 5वें आपसे पूछा है कि प्रवासियों के ग्रुप के लिए कौन सा एक वन वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, तो अच्छे से आपको करवा दिया है। डी से शुरू होता है, सब लोगों को आना चाहिए। 6 में पूछा है आपके राइट टू वोट को, राइट टू कास्ट योर वोट जो है उसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज़ होता है। तो मैंने एक नहीं आपको 2 करवाए हैं, अगर 2 में से एक भी लिख दोगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो मेरे आंसर से अपना आंसर मिलाओ। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले कमेंट्स में बताना। मुलाकात होगी कल। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप के ऊपर, राइटिंग का, एसएससी का, बैंकिंग का। अगर कोर्सेज लेकर के प्रिपेयर करना चाहते हो तो वक्त रहते ही करना चाहिए, लास्ट मोमेंट के लिए कोर्सेज को मत छोड़ा करो। 10, 15, 20 दिनों में ना मैं कुछ करवा सकता हूँ, ना आपके कुछ करने का बस में है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप, टीम से आप व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं। अंटिल देन